हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चों, क्या आप एक समय में वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं? इसका सिंपल सा आंसर होगा नो। क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे पास 1000 रुपीज़ है, वो 1000 रुपीज़ हमारे रिसोर्सेज हैं और हम चाहते हैं इन 1000 रुपीज़ में हम शूज़ भी खरीद लें, बैग भी खरीद लें, बुक्स भी खरीद लें, क्लोथ्स भी खरीद लें। क्या हम इन 1000 रुपीज़ में सारी चीज़ें खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कार्स हैं। कोई भी इंसान अमीर हो या फिर गरीब हो, सबके पास रिसोर्सेज क्या हैं, स्कार्स हैं। कोई नहीं कहता कि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी होना ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हर जगह पर है ये। इकोनॉमिक्स में हम इसी चीज़ की स्टडी करते हैं, किस तरह से स्कार्स रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकें। Economics is the study of optimum utilization of the scarce resources in a manner such that the individual gain is maximized at the micro level and social gain is maximized at macro level. इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस तरह से स्कार्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि उसका बेस्ट यूज़ करा जाए, जिससे इंडिविजुअल गेन बढ़ाया जाए माइक्रो लेवल पर एंड सोशल गेन बढ़ाया जाए मैक्रो लेवल पर। आई होप आपको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट अराइजेज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, किस तरह से हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करें। और ये अराइजेस होती है दो रीज़न की वजह से। पहला, रिसोर्सेज आर स्कार्स। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्कार्स हैं, और उन स्कार्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे फार्मर के पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज उसकी लैंड, जो लैंड है वो सिर्फ एक है और उस लैंड में वो शुगर केन का प्रोडक्शन करे, राइस का प्रोडक्शन करे या फिर वीट का प्रोडक्शन करे। अब वो तीनों का प्रोडक्शन एक साथ तो कर नहीं सकता, तो क्या है, रिसोर्सेज एक है और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सेकंड एग्जांपल में हम ले सकते हैं मिल्क। मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं? मिल्क से हम कर्ड भी बना सकते हैं, चीज़ भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ लीड टू द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ही आज हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। अब हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, an individual consumer, individual producer, individual firm, an individual industry, an individual market. माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब बात माइक्रो इकोनॉमिक्स की होती है तो हमें इतना तो समझ आ गया कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, कि बात जो हो रही है वो स्मॉल लेवल पर हो रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है वो इकोनॉमिक इश्यूज से जो रिलेटेड होते हैं स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म हो गई, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल मार्केट। सिंपल वे में कहा जाए, जब बात स्मॉल लेवल पर हो रही हो तब हम यूज़ करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स देखेंगे। फर्स्ट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में हम सीखते हैं किस तरह से कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स पे एलोकेट करता है और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। सेकेंड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम सीखते हैं कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, जिससे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। थर्ड, थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस में हम जानेंगे किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिटरमाइन होते हैं मार्केट में। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को किस तरह से डिसाइड करा जाता है।
द थ्योरी ऑफ प्राइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और थ्योरी ऑफ प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, और यहाँ पर मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। इकोनॉमिक्स में लार्ज का मीनिंग हो गया इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी की, पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया इकोनॉमी हो गई, कोई और देश की इकोनॉमी हो गई। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक डील करती है उन इकोनॉमिक इशू से जो रिलेटेड होते हैं इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरी अर्थव्यवस्था की बात जहाँ हो रही हो वहाँ बात होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं प्रॉब्लम जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है मनी सप्लाई, जिसमें हम देखते हैं किस तरह से क्रेडिट क्रिएट होता है हमारी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का बजट, एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स है इसके थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम स्टडी करते हैं किस तरह से एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे से मिलती हैं और इक्विलिब्रियम क्रिएट करती हैं। सेकेंड, थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप इन द इकोनॉमी। इसमें हम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के गैप को स्टडी करते हैं। थर्ड, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप को ठीक करने में। फोर्थ है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। इसमें हम स्टडी करेंगे किस तरह से कॉमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करते हैं। फिफ्थ, गवर्नमेंट बजट। इसमें हम गवर्नमेंट के डेफिसिट, बजट डेफिसिट के बारे में जानते हैं। सिक्स, एक्सचेंज रेट एंड बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हम एनालाइज करेंगे किस तरह से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करा जाता है और बीओपी किस तरह से इफेक्ट डालता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को देखेंगे। ये तो हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक डील करेगी इकोनॉमिक इशू जो रिलेटेड होंगे स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक डील करेगी इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी से। माइक्रो इकोनॉमिक प्राइस को डिटरमाइन करती है जिसे हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक में हम एग्रीगेट आउटपुट देखते हैं और जनरल प्राइस लेवल को, जिसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल आउटपुट, कि हमारी इकोनॉमी में टोटल आउटपुट कितने हैं। अब हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो डील करती है इकोनॉमिक इशू से जो रिलेटेड होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये हमें बताती है कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर। ये फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस है। फैक्ट्स एंड फिगर का मतलब होता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पे बेस होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है एंड व्हाट वुड बी क्या होगा। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में पॉवर्टी हमारे भारत में ज़्यादा थी कंपेयर टू नाउ। ये ऑब्जर्वेशन है पास्ट से रिलेटेड। 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। एब्सोल्युटली पुअर मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, कि 22% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो शो कर रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को। थर्ड में कह रहे हैं अगर पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रही देन 2020 तक पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एक फैक्ट है। अगर ऐसी ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो गरीबी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये ऑब्जर्वेशन रिलेट करती है फ्यूचर से, कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये एनालाइज करता है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये स्टेटमेंट फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड है जो रिलेटेड होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। जैसा कि ये फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड है, मतलब ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए ये ट्रुथ को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना की पॉपुलेशन से, तो हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हम नेट पे सर्च करके देख सकते हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। दीज स्टेटमेंट्स डोंट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। इसमें कोई ओपिनियन नहीं देता अपना कि ऐसा होने चाहिए कि वैसा होने चाहिए। ये बेस्ड होती है फैक्ट्स एंड फिगर पे। अब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी। ये हमें सिर्फ सजेशन देती है कि क्या होना चाहिए। इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट सिर्फ अपना ओपिनियन देते हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड अपना ओपिनियन देते हैं। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द सॉल्यूशन टू ए इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट अपना अलग अलग ओपिनियन ऑफर करते हैं। ओपिनियंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें जजमेंट होती है। अब हम देखेंगे इसके स्टेटमेंट्स, किस किस तरह के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विल वन डे ब्रिंग अ एंड टू अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। इकोनॉमिस्ट अपना सजेशन देते हैं कि जो मनरेगा स्कीम है वो एक दिन क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देगी। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। सेकंड एग्जांपल है मनरेगा इज़ जस्ट अ प्रोग्राम। सेकंड एग्जांपल है मनरेगा इज़ जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इन रूरल इंडिया। इट विल मेक द पीपल पैरासाइट्स एंड लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव। मनरेगा को लेके कोई अलग इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मनरेगा सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करती है अनएम्प्लॉयमेंट पीपल की, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, और ये लोगों को पैरासाइट्स बना रहे हैं, लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव बना रहे हैं। पैरासाइट्स का मीनिंग होता है दूसरे पे निर्भर होना। अब तीसरे इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मनरेगा जो है टैक्स पेयर की मनी यूज़ कर रहा है, इसलिए इसे रोक देना चाहिए। एक और इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो कहते हैं मनरेगा को तब तक आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक वो एसेट क्रिएशन ना कर रही हो। यहाँ पर हमने देखा मनरेगा को लेकर इकोनॉमिस्ट की अलग अलग राय है, इसलिए दीज आर मेयरली ओपिनियन, ये सिर्फ ओपिनियन है अलग अलग इकोनॉमिस्ट का। दीज आर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ, ये ट्रुथ को वेरीफाई नहीं कर रहा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट अपना अपना सजेशन देते हैं। दीज स्टेटमेंट्स लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, यहाँ पर सब अपनी अलग अलग राय देते हैं, इसलिए कंट्रोवर्सी होता है और डिबेट करवा सकता है। थर्ड, दीज स्टेटमेंट्स इंडिकेट ओपिनियन एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। जैसा कि हमें पता है कि हमें सिर्फ ओपिनियन ही मिलता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, इसलिए ये ट्रुथ को नहीं बताता। दीज स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट व्हाट ऑट टू बी एज अ सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये स्टेटमेंट हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या होना चाहिए, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंस देखेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमी उन इकोनॉमिक इशूज से डील करती हैं जो रिलेटेड होते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी हमें सिर्फ ओपिनियन बताती है जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट होते हैं व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट वुड बी क्या होगा, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट होता है व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक का स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही होगा, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। जैसे कि किसी ने कहा चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन से, ये है तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन ये गलत है। जब हम इसे नेट पे सर्च करेंगे तो हम जानेंगे इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना की पॉपुलेशन से, तो कोई भी इसे वेरीफाई करके बता सकता है ये स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है। जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स से कोई मतलब ही नहीं होता, ये सिर्फ हमें ओपिनियन बताता है। जैसे कि किसी ने कहा ओल्ड एज पेंशन को अब बंद कर देना चाहिए, तो ये क्या है, ये सिर्फ एक ओपिनियन है। पॉजिटिव इकोनॉमी बेस्ड होती है फैक्ट एंड फिगर पे, हम किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं ये सच है या फिर झूठ, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हमें सिर्फ ओपिनियन मिलता है, हम उसे वेरीफाई नहीं कर सकते। लास्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं होता क्योंकि ये फैक्ट एंड फिगर पे बेस होता है, इसमें हम पता कर सकते हैं कोई चीज़ ट्रू है या फिर फॉल्स है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में वैल्यू जजमेंट होता है, इसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट अपना अपना ओपिनियन देते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। एक ऐसा सिस्टम जो हमें बताता है कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोग रहते हैं और काम करते हैं और उस काम के बदले पैसा अर्न करते हैं। इकोनॉमी एक एरिया हो गया जहाँ पर लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और उस काम के बदले पैसे अर्न कर रहे हैं।
अब हम देखेंगे नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट में हम देखेंगे नेचर ऑफ अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पीपल। सेकंड हम देखेंगे लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पीपल। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवील करता है कि इकोनॉमी का नेचर कैसा है, और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवील करती है किस लेवल की इकोनॉमी है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक विलेज है जहाँ पर मोस्टली पीपल इंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। ये हमें विलेज की इकोनॉमी का नेचर बताती है। विलेज की इकोनॉमी का नेचर कैसा है? एग्रीकल्चर इकोनॉमी। और उस विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर जो है वो रिच फार्मर है, जो बताता है, जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बताती है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी क्या है? रिच इकोनॉमी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कितनी प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं, या फिर टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कितने प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है, कंट्रोल्ड या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकंड फ्री इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो। फ्री इकोनॉमी वो इकोनॉमी हो गई जहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, दैट्स मीन जो गवर्नमेंट से क्या हो? फ्री हो। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी हो गई जहाँ पर गवर्नमेंट का भी रोल हो और कुछ एक्टिविटी इंडिविजुअल के द्वारा प्राइवेटली करी जा रही हो। अब हम तीनों में डिफरेंसेस जानते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया हमारा कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज किसके द्वारा करी जा रही हो? गवर्नमेंट के द्वारा। और फ्री इकोनॉमी वो इकोनॉमी हो गई जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड हो मार्केट फोर्स के थ्रू। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट फोर्स के थ्रू होती है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है वो क्या प्रोड्यूस करेगा और वो क्या सेल करेगा, लेकिन रेगुलेट होती है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करती है जिससे प्राइवेट इंडिविजुअल एक फेयर प्रोडक्शन करे। कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, फ्री इकोनॉमी का मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, और मिक्स्ड इकोनॉमी होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना एंड सोशल वेलफेयर दोनों। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में द कंज्यूमर इज़ नॉट सॉवरेन, कंज्यूमर सॉवरेन नहीं होता। सॉवरेन का मतलब उसके पास आज़ादी नहीं होती वो क्या चीज़ खरीदेगा। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा। फ्री इकोनॉमी में कंज्यूमर सॉवरेन होता है, कंज्यूमर अपने हिसाब से कोई भी चीज़ बाय कर सकता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर सॉवरेन होता है, वो डिसाइड करता है उसे क्या गुड परचेज करना है, और साथ ही साथ कुछ असेंशियल गुड्स की सर्विसेज गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज कंट्रोल्ड कर जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट डिसाइड करती है गुड्स के क्या प्राइसेस होंगे। फ्री इकोनॉमी में रिसोर्सेज कंट्रोल कर जाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, मार्केट डिटरमाइन करता है कि गुड्स के क्या प्राइसेस होंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज दोनों कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है और पीपल भी कंट्रोल करते हैं। प्राइसेस मार्केट डिटरमाइन करता है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट एंड कंट्रोल करती है प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में आते हैं पब्लिक सेक्टर, फ्री इकोनॉमी में आते हैं प्राइवेट सेक्टर, और मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं दोनों, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर चैप्टर अब कंप्लीट होता है।